देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे हाथ में एक एल्यूमिनियम फॉइल है और वो कैसे जल रही है आपको दिख रहा है। ये एक अब देखिए यहाँ तक कि ये जल गई है। इसका जो प्रेसिपिटेट है वो बच गया है। दोबारा इसको जला कर देखते हैं हम लोग। देखिए ये दोबारा जलने लगती है। अभी फुलझड़ी की तरह चलती है बेटा। ये इसी के संदर्भ में प्रयोग आपको अभी जो हमने देखा वो प्रयोग आपको यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए फुलझड़ी की तरह जलती है। ये दूसरी मैग्नीशियम फॉइल मैंने ली हुई है। ये पूरी तरीके से जल गई है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम लोग हमारा विज्ञान 1 में जो भाग देख रहे हैं वो है हमारा धातु विज्ञान पाठ 8 हमने शुरू किया हुआ है। और पाठ 8 में पिछले वीडियो में हमने धातु के भौतिक गुणधर्म और अधातु के भौतिक गुणधर्म ये दोनों भाग देखे हुए हैं स्टूडेंट्स। ओके, आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं वो है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने जो देखा उसमें मैंने आपको एक मैग्नीशियम फॉइल को, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, उसको कृति में चिमटे से पकड़कर बर्नर की ज्योति पर रखकर उसको जलाकर मैंने दिखाया है ना। उसका जो अवशेष था बेटा, वो अवशेष मैंने यहाँ पर जमा किया हुआ है, आपको दिख रहा है। ये अवशेष में हमने कुछ मैग्नीशियम फॉइल के सफ़ेद से कुछ पाउडर फॉर्म में ये पदार्थ लिए हुए हैं। ये पदार्थ लिया हुआ है हमने, रासायनिक पदार्थ है, जो कि ये मैग्नीशियम फॉइल के जलने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से सफ़ेद सा कुछ पोर्शन पदार्थ पाउडर फॉर्म में ये बचता है। तो ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे बेटा। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कहते हैं। तो धातुएं क्रियाशील होती है, ये आपको यहाँ पे बताया गया। वे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित आयन बनाती है, इसलिए उन्हें धन विद्युत तत्व भी कहते हैं। तो कभी आपको यदि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में ये बताया गया कि धातुएं क्या होती है, तो ये क्रियाशील होती है और धातुएं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित आयन बनाती है। ये बात हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए उन्हें धन विद्युत तत्व भी कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको सोडियम जो है एक धातु है ये बताया था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण उसका परमाणु क्रमांक 11 होने की वजह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा बेटा 281। तो ये 281 जो एक आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वो सोडियम क्या करेगा, त्याग कर देगा। और त्याग करने की वजह से क्या होगा कि वो अपना जो फाइनल ऑक्टेट है, मतलब आखिरी कवच है 2-8, ये पूर्ण कर लेगा। और पूर्ण कर लेने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये या फिर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फॉर्म कर सकता है बेटा दूसरे किसी तत्व के साथ। और वो दूसरा तत्व कौन सा होगा, वो होगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण परमाणु क्रमांक है 17। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो जाता है बेटा 287। 287 होने की वजह से वो जो धातु है हमारा सोडियम, उसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर 288 अपना फाइनल ऑक्टेट यानी कि आखिरी कवच कंप्लीट कर लेता है। और फिर वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सोडियम के साथ बना लेता है। तो ये इस तरह की क्रियाशीलता धातुओं में और अधातुओं में दोनों में देखने में पाई जाती है। तो अब हम लोग चालू करते हैं हमारी सामग्री, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको एक वीडियो दिखाया था उसमें हमने चिमटा लिया था, चूरी ली थी, बर्नर लिया था। और रासायनिक पदार्थ हैं एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, जस्ता और सोडियम इत्यादि के हम लोग को नमूने लेने हैं।
तो इनमें से कोई एक नमूना भी लिया, मैग्नीशियम हमने लिया हुआ था, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि सूचना में सोडियम का उपयोग हम लोग को नहीं करना है, और यदि करना है तो शिक्षकों की उपस्थिति में ध्यान से करना है। सोडियम ये जो धातु होता है बेटा, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है हवा के साथ, और यदि हम लोग हवा के साथ इस सोडियम धातु की क्रियाशीलता देखते हैं तो ये इतना ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि हमारे हाथ को भी जला सकता है, हाथ में भी लिए तो। इसलिए ज़्यादातर सोडियम इस धातु को कहाँ पे रखते हैं, वो केरोसिन में रखते हैं बेटा, मिट्टी के तेल में डालकर रखते हैं, ताकि इसकी क्रियाशीलता न हो, हवा के साथ न हो, और क्रियाशीलता और ये अक्रियाशील रहे, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते बेटा। तो कृति में आपको यहाँ पे बताया गया कि उपयुक्त प्रत्येक धातु का नमूना चिमटे में पकड़कर बर्नर की ज्योति पर रखिए। तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ये फॉइल लिया था, उसको चिमटे में पकड़कर बर्नर की ज्योति पर रखा। तो कौन सी धातु आसानी से जलती है, तो यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम ये जो धातु है या सोडियम है, ये आसानी से जल जाती है। और जलने पर धातु का पृष्ठभाग कैसे दिखाई देता है, तो आपके सामने यहाँ पर धातु का पृष्ठभाग आपको दिखाई दे रहा है। जलने के उपरांत ये किस तरह से आपको नज़र आ रहा है, पाउडर फॉर्म में ये बन जाता है। धातु ज्योति पर जलते समय ज्योति का रंग कौन सा है। अब जब ये धातु जल रही थी, आपने देखा ये बर्नर के ऊपर, तो उसका रंग सफ़ेद रंग का हुआ था, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये शुभ्र सफ़ेद रंग का हमको दिखाई दे रहा था। अब हम लोग इसके बाद धातुओं की अभिक्रियाशीलता के ऊपर बात करेंगे बेटा। अब देखिए धातुओं की अभिक्रियाशीलता में आपको यहाँ पर लगभग 4 या 5 अभिक्रियाशीलता यहाँ पे बताई गई है। अब एक एक करके मैं बताना चाहूँगा। अ में आपको बताया गया धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। दूसरा आ है बेटा धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। फिर तीसरा ई है बेटा धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। मतलब हमने पहली देखी ऑक्सीजन, फिर पानी, फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया। फिर हम लोग देखेंगे बेटा चौथा बड़ा ई धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। और पांचवा आखिरी जो है वो है बेटा उ धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। ये पांचों अभिक्रिया हम लोग ज़रूर देखेंगे, और इसमें हम लोग को हर बार रिएक्शन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए धातु की अभिक्रिया में मैं आपको पहला भाग पढ़ के बता रहा हूँ, वो है बेटा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब जब यहाँ पे हम लोग धातुओं की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सोडियम एक धातु दिखाया गया है, फिर एक मैग्नीशियम धातु दिखाया गया है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते समय आपको एक रासायनिक क्रिया में बहुत ही अच्छा आउटपुट यानी कि उत्पाद आपको यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है उस वजह से। तो धातुओं को हवा में गर्म करने पर हवा की ऑक्सीजन से संयोग करती है और धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हमने धातु लिया था मैग्नीशियम बेटा, जब इसका हमने मतलब एक ऑक्सीजन के साथ संयोग किया हमने उसको, है ना, मतलब हमारे हवा में ऑक्सीजन है बेटा, और हवा में ऑक्सीजन होने के बाद वजह से वो गर्म किया हमने उसमें वो हवा में, तो उसका ऑक्साइड बना, और ये ऑक्साइड आपके सामने यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा जो बना हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे धातु कौन से लेंगे, सोडियम और पोटेशियम, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। आप ध्यान में रखिए कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो कमरे के तापमान पर सोडियम धातु की हवा की ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे सोडियम और ऑक्साइड को यदि मिलाया जाए, मतलब इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सोडियम को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो तुरंत ये जलना शुरू हो जाता है अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से, और इसका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका सूत्र बनेगा बेटा 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है यानी रासायनिक अभिक्रिया है, ये बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, आपको सबसे पहले चेक करना है। तो 4Na S यानी कि ठोस, धन O2 एरो 2Na2O यानी कि ठोस आपको यहाँ पे मिलेगा। 4Na ये जो धातु है सोडियम, इसके 4 अणु आपको यहाँ पे लेने हैं।
है ना। तो 4 अणु यहाँ पे लेने के बाद आपको 2Na2O मिल रहा है, यानी कि क्या रिएक्शन ये बैलेंस है क्या, ये हम लोग जान के देख सकते हैं। 4Na यानी कि Na2 के 2 अणु, यानी कि Na2 और गुना 2 यानी कि 4Na बन जाता है यहाँ पे। और ऑक्सीजन के 2 है बेटा, तो यहाँ पे जो पहला क्रमांक, यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे दिया गया है, वो 2 जो नंबर होता है वो इसके बाद आने वाले हर एक तत्वों के लिए लागू होता है। यानी कि ऑक्सीजन के 2 होंगे, Na2 के भी 2 होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई तत्व होता या धातु होता, वो धातु को भी वो 2 लागू होता। ठीक है, जो पहले आने वाला जो क्रमांक होता है वो संयोग में या धातुओं में आने वाले हर एक तत्वों के ऊपर लागू होता है। तो ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ पे पकड़ के ये O2 को भी बैलेंस करता है, यानी कि हमारी रिएक्शन जो है वो एकदम बैलेंस है। तो हवा में खुला छोड़ देने पर सोडियम धातु आसानी से जलने लगती है। अतः प्रयोगशाला में अन्य स्थानों पर दुर्घटना टालने के लिए उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं, उनकी पानी के साथ अभिक्रिया होकर क्षार बनते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी कोई धातु होते हैं बेटा कि जो पानी में घुलनशील होते हैं और पानी में जैसे ही घुलते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्साइड के अलावा वो पानी के साथ अभिक्रिया होकर क्षार भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई धातु यहाँ पे आपको बताए गए हैं, जैसे ये जो हमारा सोडियम ऑक्साइड अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, यदि वो पानी के साथ मिला दिया जाए, मतलब पानी के साथ वो घुलनशील होगा। ये आपको बताया गया है कि ये जो ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, जो अभी हमको उत्पाद में मिला था, ये है रिएक्टेंट बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रियाकारक या अभिकारक भी हम लोग इनको बोलते हैं। ये 2 जो हैं वो अभिकारक हैं और यहाँ से बनने वाला ये उत्पाद होगा। उसी तरह ये जो उत्पाद है हमको मिला था ऑक्साइड, धातुओं का ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं तो इसके बाद एरो दिखाया गया है। एरो के बाद आपको यहाँ पे जो उत्पाद मिलेगा वो होगा बेटा 2NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब मैग्नीशियम के फीते को, जैसे कि मैग्नीशियम का फीता जो हमने अभी लिया था, वो हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ हमें मालूम है, ये हमें मालूम है इसलिए क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन अभिक्रिया करके देखी हुई है। मैग्नीशियम को हवा में जलाने के बाद हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह क्षार बनाता है। मतलब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है बेटा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार बनेगा। सबसे पहले तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ हवा में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 MgO ठोस रूप में मिलेगा, और यही MgO जब हम लोग पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है। अब ये देखिए आपके सामने ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें मैं थोड़ा कुछ बूंदे पानी की यहाँ पे मिला रहा हूँ बेटा। तो ये पानी की बूंदे यहाँ पे मिलने के बाद देखिए इसे हम लोग को इस तरह से घोल लेना है, और घोल लेने के बाद ये जो नया पदार्थ आप लोग को यहाँ पे मिला है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के क्षार आपको यहाँ पे बनते हुए आपको नज़र आएंगे। इसमें क्या किया हमने, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसको पानी के साथ मिला लिया, और ये जो पदार्थ हमारा बना है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम लोग देखेंगे बेटा धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी, वो एक अभिक्रिया मानकर चलेंगे, या फिर यहाँ पे एक शंक्वाकार पात्र लेना है और हमें चिमटा लेना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया भी बताई गई है। इसमें एक धातु हमने लिया हुआ है, कोई भी तांबे का तार या एल्युमिनियम का तार हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। पानी में भिगोया हुआ कपास का फहा हमने लिया हुआ है, इसको कॉर्क से बंद कर दिया, और कॉर्क से बंद करने के बाद यहाँ पे जो एक नली हमने यहाँ पे डाली हुई है उसमें से हाइड्रोजन गैस बह रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस कैसे बह रही है, क्योंकि हमने पानी को उल्टा रखकर, मतलब यहाँ पे पानी में एक टेस्ट ट्यूब जो था उसको उल्टा रखकर हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निर्माण किया हुआ था, और यही हाइड्रोजन गैस इस कॉर्क से अंदर जा रही है, और वो धातु के ऊपर ये पानी में भिगो हुआ कपास का जो फहा था वो बर्नर से जलाकर स्टैंड में इसको
ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो जा रही थी उसके द्वारा इस धातु के ऊपर कौन सा फर्क पड़ेगा, ये हम लोग इस अभिक्रिया द्वारा चेक कर रहे हैं बेटा। तो धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया में यही रिएक्शन आपको यहाँ पे देखनी है बेटा, जिसमें हमने कुछ धातुओं को पानी के साथ अभिक्रिया करके देखा। मतलब सोडियम को जब पानी में के साथ हमने इसकी अभिक्रिया की तो हमें जो उत्पाद मिला था, ये दो अभिकारक हैं, इसके साथ जो उत्पाद मिला वो था बेटा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस यानी कि यहाँ पे मुक्त हुई। फिर पोटेशियम का पानी के साथ हमने अभिक्रिया की तो हमें जो उत्पाद मिला वो था KOH यानी कि वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। और ये ऊष्मा का निर्माण कर रहे थे, ये दोनों जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं और उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। यानी कि जब इस बर्नर को हम लोग चेक करेंगे हाथ रख कर तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आता है। फिर एक धातु है बेटा कैल्शियम, और इसका पानी के साथ हमने जब अभिक्रिया की तो इसका उत्पाद आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। फिर हमने 3 और अन्य कम क्रियाशील धातुओं का मिश्रण किया पानी के साथ, यानी अभिक्रिया की पानी के साथ, तो हमें यहाँ पे अलग अलग यौगिक मिले हुए हैं, उत्पाद मिले हुए हैं। एल्यूमिनियम का पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको मिला Al2O3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और T3S2 गैस मुक्त हुई। फिर आयरन है, यहाँ पे आयरन का पानी के साथ जब मिश्रण किया अभिक्रिया की तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड करके एक नया यहाँ पे यौगिक आपको मिला है और 4S2 गैस मुक्त हुई। और जब जिंक का हमने पानी के साथ अभिक्रिया की तो आपको यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ये यौगिक मिला और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया में ये देखना है कि रासायनिक पदार्थ आपको दिए गए विविध धातुओं के नमूने, जो अभी मैंने बहुत सारे धातुओं के नाम लिए, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फिर पोटेशियम, सोडियम। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना बताइए कि सोडियम धातु ना ले, पानी लेना है हमें। कृति में आपको बताया गया है कि प्रत्येक धातु का टुकड़ा लेकर ठंडे पानी से भरे हुए अलग अलग शंक्वाकार पात्र में डालिए। मान लीजिए कि हमारे साथ बहुत सारे शंक्वाकार पात्र हैं, इसमें हमने अलग अलग धातुओं के टुकड़े ले लिए और पानी से भरे हुए अलग अलग पात्रों में उसको डाला धातुओं के टुकड़ों को। तो पहला है कि किस धातु की पानी के साथ अभिक्रिया हुई और कौन सी धातु पानी में तैरने लगी और क्यों। तो जो धातु हल्की होगी वो पानी में तैरने लगेगी बेटा, और जो धातु भारी है वो पानी में नहीं तैरेगी। तो उपयुक्त कृति के लिए एक सारणी बनाइए और परीक्षण कीजिए। तो किस धातु की पानी के साथ अभिक्रिया हुई, तो जो अभी धातु है मैंने आपको बताया समझा के, वो सभी का धातु के साथ अभिक्रिया होती है, परंतु इनके अलग अलग कंडीशंस है बेटा। वो कंडीशंस यानी कि क्या है, तो सोडियम और पोटेशियम इन धातुओं की पानी के साथ अतिशीघ्र अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये दोनों अभिक्रिया आप लोग देख लीजिए। इसके विपरीत कैल्शियम की पानी के साथ मंद गति से क्षीण अभिक्रिया होती है। ये कैल्शियम की जो पानी के साथ अभिक्रिया होती है बेटा वो मंद गति से होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होकर धातु के पृष्ठभाग पर बुलबुलों के रूप में जमा होती है और धातु पानी में तैरती है। तो कैल्शियम धातु में जब पानी के साथ अभिक्रिया इसकी होती है तो यह धातु पानी पर तैरती हुई आपको नजर आएगी, परंतु सोडियम और पोटेशियम ये पानी में तैरती नहीं है, घुलनशील होती है, ये भारी होती है, ये बेस पर बैठी हुई आपको दिखाई देती है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता, इन धातुओं की ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होती। मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि इनकी अलग अलग कंडीशंस है बेटा। तो ये बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो ठंडे या गर्म पानी के साथ इनकी अभिक्रिया नहीं होती, इसलिए हमको क्या करना है, परंतु पानी की वाष्प से अभिक्रिया होकर ऑक्साइड बनते हैं। मतलब पानी के वाष्प के साथ इनकी अभिक्रिया होगी और ये ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इनकी रिएक्शंस के लिए, मतलब अभिक्रिया करने के लिए हमें इनको पानी के वाष्प के साथ अभिक्रिया करनी होगी, यानी कि गैस के फॉर्म में जब इसकी अभिक्रिया हम लोग करेंगे एल्यूमिनियम की पानी के गैस के साथ और आयरन की पानी के गैस के साथ और जिंक की पानी के गैस के साथ, तो आपको ये 3 उत्पाद मिलेंगे जिसमें अलग अलग हाइड्रोजन की गैसेस यहाँ पे मुक्त होती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये होगी हमारी धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको जो पोर्शन आज मैंने आप लोग को बताया धातुओं की अभिक्रिया में धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु की पानी के साथ अभिक्रिया और धातु के रासायनिक गुणधर्म, ये पोर्शन आपको समझ में आया है। और अगले वीडियो में हम लोग इसका ई पोर्शन धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया और अन्य अभिक्रिया जरूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।